वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10th की सिविक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर पावर शेयरिंग। ठीक है, तो आप जैसे ही क्लास 10th में आते हो सबसे पहले आपकी क्लास में यही चैप्टर पढ़ाया जाता है, पावर शेयरिंग, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। भर भर के आपके बोर्ड एग्जाम्स में इस चैप्टर में से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आज मैं आपको इस चैप्टर का फुल एंड फाइनल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ। ये जो कुछ भी मैंने बोर्ड पे लिखा है आपको पॉसिबल है, दिखाई दे रहा है, वेल एंड गुड है। ये जो नोट्स है वेरी इंपॉर्टेंट है, लाइक दिस इज अ होल ग्लिम्स ऑफ द चैप्टर कि भाई चैप्टर में हो क्या रहा है और मैं तुम्हें समझा दूंगी, तो चैप्टर क्रिस्टल क्लियर तुम्हें हो जाएगा। सेकेंडली बात करी जाए नोट्स की, तो वो मैंने इंस्टाग्राम पे डाले हुए, इंस्टाग्राम आईडी की लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके वो बच्चे ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके फोटोकॉपी करवाओ एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग। अब बात करी जाए जो इंस्टाग्राम नहीं चलाते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स तो है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैप्टर के फुल नोट्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने पेश कर दिया है, तो वहां से तुम अपना प्रिपरेशन करोगे इस चैप्टर की। ओके, तो सारे 10th के बच्चों आ जाओ, आज हम करेंगे पावर शेयरिंग। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पावर शेयरिंग पहले ही मैं मतलब बताती हूँ, व्हाट इज पावर। पावर मतलब क्या होती है? सत्ता। देखो, कोई भी कंट्री है बिना पावर के नहीं चल सकती है, कोई भी कंट्री बिना पावर के नहीं चल सकती। हमेशा किसी न किसी फॉर्म में जो पावर होती है वो डिवाइडेड होती है। पावर किस चीज की? रूल करने की कंट्री को। लोग पब्लिक जो है, जो नॉर्मल लोग हैं, हम लोग खुद को रूल नहीं कर सकते। वी नीड अ लीडर जो हमें रूल कर पाए। और वो लीडर कैसे होने चाहिए? वो लीडर होने चाहिए बिल्कुल ही डेमोक्रेटिकली रूल करने वाले वो लीडर्स होने चाहिए। इसलिए डिफरेंट फॉर्म में पावर को शेयर करा जाता है, पावर को शेयर करा जाता है। ऐसा नहीं करा जाता कि एक ही इंसान को सारी पावर दे दो, खाली प्रेसिडेंट को सारी पावर दे दो कि भैया ये इसकी जो मर्जी वो करे, तो फिर तो वो हिटलर जैसा तानाशाह बन जाएगा, वो बन जाएगा डिक्टेटर। तो इसीलिए पावर शेयरिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट आप जान लो कि वाई देयर इज अ नीड ऑफ पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर तुम एक इंसान को सारी पावर सत्ता दे दोगे तो वो हिटलर जैसा एक डिक्टेटर बन जाएगा। तो इसीलिए पावर हम लोग शेयर करते हैं बिटवीन डिफरेंट ऑफ ऑर्गन्स, बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, लाइक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, जो एक दूसरे को चेक करते हैं। ठीक है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जैसे अभी हमारे यहाँ मोदी सरकार है, और तुम जिस स्टेट में रहते हो, पंजाब में रहते हो तो पंजाब की गवर्नमेंट अलग है, यूपी में रहते हो तो यूपी की गवर्नमेंट अलग है। तो इस टाइप का हमारा स्ट्रक्चर होता है। किस लिए? पावर को संभालने के लिए। आसान चीज नहीं है पावर को संभालना, तो उस पावर को संभालने के लिए हमें पावर को शेयर करना पड़ता है। अब इस बुक के अंदर हमें एक एग्जाम्पल दे रखा है, एक हमारे बराबर में जो कंट्री है नीचे बिल्कुल, श्रीलंका, उसके थ्रू कि श्रीलंका में भी एक समय ऐसा था कि पावर को लेकर, सत्ता को लेकर इतनी लड़ाई हुई थी कि सिविल वॉर तक हो गया था। एंड बेल्जियम कहाँ है अब भाई? बेल्जियम एक बहुत छोटी सी कंट्री है यूरोप के अंदर, तो वहाँ पे भी ऐसा ही कुछ सीन था, पावर को लेकर लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स थे। तो अब इसके दो नतीजे हमें मिले हैं, एक समझदार लोग और एक वी कैन से दैट एक ऐसे लोग जिन्होंने समझदारी नहीं दिखाई। तो बेल्जियम के लोगों ने समझदारी दिखाई और उन्होंने एक एग्रीमेंट वगैरह साइन करके खुद को वॉर वगैरह होने से बचा लिया और समझौता करा उन्होंने नेगोशिएट करा। जैसे तुम्हारे भाई में पिज्ज़ा को लेकर लड़ाई हो रही है कि आखिरी पीस पिज्ज़ा का कौन खाएगा, या तो तुम एक दूसरे को लड़ो, मारो, एक दूसरे को पीटो, मम्मी आके उसको फेंक देंगी पिज्ज़ा के लास्ट वाले पीस को, या तो ये होगा। तो श्रीलंका के साथ ऐसा हुआ था कि उन्होंने सिविल वॉर करा एंड उनकी इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ा। या फिर तुम दोनों भाई बहन आपस में प्यार में वो जो लास्ट पीस बचा है उसको बीच में से काट के खा लो, तो वो हो गया अकोमोडेशन। तो बेल्जियम ने करा था अकोमोडेशन, उन्होंने समझौता कर लिया था, बट श्रीलंका ने क्या करा? वॉर करा। ठीक है, तो ये बात स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में ये बात समझ जाओ। तो अब पहले हम पूरी बेल्जियम की हिस्ट्री जानेंगे। भैया किस बात में लड़ाई चल रही थी? पिज्जा के ऊपर थोड़ी लड़ाई चल रही थी, तो मैंने ऐसी एग्जांपल दे दिया हाइपोथेटिकल। लड़ाई किस बात पे चल रही थी? बेल्जियम की, और सेकेंडली श्रीलंका वालों की किस बात की लड़ाई थी? तो लेट्स स्टडी द चैप्टर। नोट्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इंस्टाग्राम पे जाके इंस्टाग्राम से ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके फोटोकॉपी निकलवाओ एंड जस्ट स्टार्ट लर्निंग इट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं डाल चुकी हूँ, तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो बेल्जियम स्टार्ट करते हैं। पहले जैसे ही आप बुक खोलोगे बेल्जियम एंड श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे। तो बेल्जियम जो है एक स्मॉल कंट्री है, छोटी सी कंट्री, इनफैक्ट हरियाणा जितनी जो हमारी स्टेट है उससे भी ऑलमोस्ट छोटी ही होगी ये स्मॉल कंट्री। यूरोप में है। कौन से कॉन्टिनेंट में? यूरोप में है। यूरोप कहते हैं, यूरोप पुराने ज़माने के लोग कहते हैं, हमारे मम्मी पापा और ही। ठीक है, तुम मत कहना यूरोप कहना तुम लोग। ठीक है, तो इसका बॉर्डर नीदरलैंड से लगता है, नीदरलैंड्स, फ्रांस से लगता है और जर्मनी से। इन 3 जगहों से इस वाली जो ये कंट्री है इसका बॉर्डर लगता है। ठीक है, अब क्या दिक्कत थी इस कंट्री के अंदर? इसके फ्लेमिश रीजन में, कौन से रीजन में? फ्लेमिश रीजन में
59% डच स्पीकिंग लोग रहते थे। फ्लेमिश रीजन में कितने लोग रहते थे? 59% डच स्पीकिंग। जैसे हम कहते हैं ना पंजाब में पंजाबी बोलने वाले रहते हैं, गुजरात में गुजराती बोलने वाले रहते हैं, तो यहाँ के फ्लेमिश रीजन में डच स्पीकिंग लोग रहते थे। कितनी पॉपुलेशन थी इनकी? 59%। और अनदर रीजन तो था इनका था वलोनिया रीजन, वलोनिया, ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम है। वलोनिया रीजन में 40% फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे। अब मुझे बताओ कि किसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है? लेट मी चेंज माई मार्कर, चल नहीं रहा है। मुझे बताओ किसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है? ऑब्वियसली अब पूरी कंट्री के अंदर देखो क्या हमें दिख गया कि डच स्पीकिंग ज़्यादा है और जो हमारी फ्रेंच स्पीकिंग है वो कम है। ये 40% है, ये 59 है, तो पूरी कंट्री का सीन ये था। डच वालों का कौन सा इलाका है? फ्लेमिश। वेलोनिया किसका इलाका है? फ्रेंच का। फ्रेंच वालों का इलाका वेलोनिया, डच वालों का इलाका फ्लेमिश। लर्न कर लो इसी साथ के साथ। अब बात करेंगे हम रिमेनिंग 1% का आ गया 40, 59, रिमेनिंग 1% थे जर्मनी स्पीकिंग। अब जर्मनी वाले क्या कर रहे थे यहाँ पे? तो वो इसलिए है क्योंकि इनका जिससे बॉर्डर टच हो रहा था, नीदरलैंड से बॉर्डर टच हो रहा था तो डच स्पीकिंग आ गए वहाँ से, फ्रांस से बॉर्डर टच हो रहा था तो फ्रेंच स्पीकिंग आ गए, थोड़ा सा जर्मनी से हो रहा था तो जर्मनी स्पीकिंग भी आ गए यहाँ पे। ये इनका सीन चल रहा था। अच्छा ठीक है, अब हमने पूरी कंट्री की बात कर ली, बट जो इनकी कैपिटल सिटी थी, जस्ट लाइक हमारा पूरा इंडिया है, इंडिया की कैपिटल है न्यू दिल्ली, तो इनकी कैपिटल सिटी का नाम क्या है? ब्रुसेल्स। अब ब्रुसेल्स में डिफरेंट था। ब्रुसेल्स में 80% फ्रेंच रहते थे। अब कैपिटल सिटी की बात करते हैं, 80% फ्रेंच रहते थे और 20% डच। तो भैया यहाँ पे यही सारा इनका मसला था कि पूरी कंट्री में तो डच की पॉपुलेशन ज़्यादा थी, बट जो हमारी कैपिटल सिटी थी वहाँ पे डच की पॉपुलेशन कम थी। ऊपर से जो ये फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे ये बहुत अमीर, एलाइट एंड एजुकेटेड लोग थे, ठीक है। और ये लोग ऑब्वियसली जो एजुकेटेड थे, एलाइट थे, तो ये डच लोगों से थोड़ा अपने आप को ऊपर माना करते थे। जैसे कि हमने देखा ब्रिटिशर्स आके हमारे पे राज कर रहे थे, वाई? बिकॉज दे वर क्वाइट, वी कैन से दैट, वो खुद को ज़्यादा हमारे से ऊपर समझते थे, वेल वर्स समझते थे, इसीलिए यही तो सारी दिक्कत थी। तो वही प्रॉब्लम आ रही थी हमारे ब्रुसेल्स के अंदर। और जो हमारी माइनॉरिटी, अब माइनॉरिटी तो हम फ्रेंच स्पीकिंग को ही बोलेंगे बिकॉज पूरी कंट्री में तो माइनॉरिटी फ्रेंच वाली ही है। दे वर रिच एंड पावरफुल थे। अब ये लोग रिच एंड पावरफुल क्यों बने? बिकॉज इन लोगों ने बेनिफिट लिया था इकोनॉमिक डेवलपमेंट का और एजुकेशन का, यानी कि इन लोगों ने एजुकेशन में और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सबसे ज़्यादा फ़ायदा सिर्फ इन लोगों को मिला। और जैसे कि हम लोग कहते हैं कि हमारी कंट्री में SCs एंड STs को पिछाड़ दिया गया, उनको ज़्यादा महत्वता नहीं दी गई, उनको स्कूल्स में नहीं जाने दिया, दैट्स वाई अब उन्हें कोटा दे के हम अपलिफ्ट करते हैं। तो वैसे ही ये जो कंट्री थी यहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग लोगों को बेनिफिट्स मिले और ये लोग डेवलप हो गए और डच वाले बेचारे पिछड़े हुए रह गए थे। तो यही प्रॉब्लम थी इनकी एंड इसकी वजह से क्या हो रही थी? टेंशन्स चल रही थी बिटवीन दिस कंट्री। इनकी ये फ्रेंच और डच वालों के बीच में टेंशन रहती थी। अब ये जो टेंशन रहती थी बहुत समय तक इनकी टेंशन चलती रही। अब इस टेंशन को इन्होंने क्लियर कैसे करा था वो हम थर्ड टॉपिक में पढ़ेंगे। कौन से टॉपिक में? थर्ड टॉपिक में, लास्ट टॉपिक में। तो यहाँ तुमने देख लिया कि एक बार दोबारा रिवाइज कर देते। फ्लेमिश एरिया में डच रहते थे, वॉलोनिया एरिया में फ्रेंच रहते थे। डच की पॉपुलेशन 59, फ्रेंच की पॉपुलेशन 40%। ये पूरी कंट्री का था, ठीक है। बट कैपिटल सिटी में फ्रेंच ज़्यादा रहते थे और डच कम रहते थे। एंड इवन ये भी था कि जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे उन्होंने ज़्यादा बेनिफिट्स लिए थे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड डेवलपमेंट के, उसकी वजह से दे वर मोर रिच, मोर एलाइट एंड मोर वेल वर्स्ड। तो डच स्पीकिंग लोगों को ऐसा लगता था कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, इसलिए इनके बीच में क्या चल रही थी? कॉन्फ्लिक्ट्स। और इस कॉन्फ्लिक्ट को उन्होंने कैसे ठीक करा? वो जैसे पिज्ज़ा वाला भाई बहन के बीच में चल रहा था, तो ऐसे इन्होंने कैसे उसको कॉन्फ्लिक्ट को ठीक करा था, दैट वी विल स्टडी इन द थर्ड टॉपिक। अब बात करते हैं हम मेजॉरिटेरियनिज्म। अब आ गए हम श्रीलंका के ऊपर। श्रीलंका में क्या था? मेजॉरिटेरियनिज्म था। मेजॉरिटेरियनिज्म मतलब क्या होता है? एक कम्युनिटी का, मेजॉरिटी कम्युनिटी है ना, उसका एक कम्युनिटी 50% है, एक कम्युनिटी 90% है, एक कम्युनिटी 10% है। तो ऑब्वियसली 90% वाली कम्युनिटी क्या होगी? मेजॉरिटी। तो वो उसके ऊपर अपना रूल दिखा रही है, अपना दबदबा दिखा रही है, तो उसको कहते हैं मेजॉरिटेरियनिज्म। पहले देख लेते हैं श्रीलंका के बारे में। क्या है श्रीलंका? तो श्रीलंका तो हम सबको ही पता है। श्रीलंका कौन सी? हमारी आइलैंड कंट्री है जो हमारे नीचे ही है बिल्कुल। और यहाँ पे बहुत डाइवर्स पॉपुलेशन थी, डिफरेंट टाइप की पॉपुलेशन थी यहाँ पे। 74% कौन से लोग थे? सिन्हाला स्पीकिंग थे एंड 18% थे तमिल्स। 74% सिन्हालास थे और 18% यहाँ पे तमिल्स थे। दो कम्युनिटीज़ यहाँ पे रहती थी। तो यहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी कौन सी होगी? ऑब्वियसली सिन्हालास है क्योंकि ये ज़्यादा है। कौन कौन से रिलीजन यहाँ पे फॉलो होते थे?
बुद्धिज्म, मेनली सिन्हाला कम्युनिटी के लोग बुद्धिज्म फॉलो करते थे। देन देयर वाज इस्लाम जिसमें तमिल्स आते थे, एंड देयर वर क्रिश्चियंस एंड हिंदू। ये सब कम्युनिटी, वो रिलीजन के लोग रहते थे, श्रीलंका के अंदर रहते हैं। अब क्या हुआ था, जैसे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली 1947 में, तो वैसे ही श्रीलंका को भी 1948 में इंडिपेंडेंस मिल गई। इंडिपेंडेंस मिली, इन्होंने इलेक्शन करा। अब इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन में कौन सी कम्युनिटी जीत जाती है, सिन्हाला कम्युनिटी जीत जाती है इलेक्शन में। जैसे अब की बार मोदी सरकार जीती थी, वैसे ही इनके इलेक्शन में कौन सी कम्युनिटी जीत जाती है, सिन्हालास जीत जाते हैं, मेजॉरिटी कम्युनिटी जीत जाती है। और जैसे ही ये लोग पावर में आते हैं, सत्ता में आते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, इन्होंने आते ही 1956 के अंदर एक एक्ट पास कर दिया। क्या एक्ट पास कर दिया, इन्होंने रिकॉग्नाइज कर दिया श्रीलंका के अंदर सिन्हाला लैंग्वेज को एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। अब तुम इंडिया की बात करो, इंडिया में पंजाब में पंजाबी बोलते हैं, गुजरात में गुजराती बोलते हैं, और हम नीचे तमिल में चले जाए, तमिलनाडु में चले जाए, डिफरेंट भाषाओं, लोगों को अपनी मर्जी है कि वो अपनी भाषा में लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, स्कूल्स में वो भाषा पढ़ाई जाती हैं। हमें ये तो नहीं कहा ना कि हर एक को हिंदी ही पढ़नी है। हमें नीचे साउथ इंडिया में जाके हमने ये तो नहीं कहा कि हर एक को हिंदी ही पढ़नी है, नहीं, हमने सबकी लैंग्वेजेस को स्टेटस दे दिया। अब ये श्रीलंका के सिन्हाला कम्युनिटी ने क्या करा कि जो तमिल के लोग हैं वो अपनी लैंग्वेज नहीं बोल सकते, तमिल जो है वो अपनी लैंग्वेज नहीं बोल सकते, उनको हर एक को सिन्हाला लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी। सिन्हाला लैंग्वेज को इन्होंने ऑफिशियल कर दिया। सेकेंडली इन्होंने क्या करा, जो प्रेफरेंशियल पॉलिसी चलाई, प्रेफरेंशियल पॉलिसी ये दिखाया मैंने यहाँ छोटा छोटा, प्रेफरेंशियल पॉलिसी लगाई इन्होंने। तो इन्होंने प्रेफरेंशियल पॉलिसी के अंदर क्या करा, जितनी सिन्हाला कम्युनिटी के लोग थे उनको बहुत ज़्यादा पर्क्स दी। पर्क्स मतलब क्या होती है, एडवांटेजेस दी, कि इनको स्कूल में एडमिशन आसानी से मिल जाएंगे, कॉलेजेस में इनको जॉब में अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। तो सिन्हाला वालों के एक और मज़े आ गए, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज ला के ये कह दिया कि बुद्धिज़्म यहाँ का मेजर रिलीजन है। कौन सा ऑफिशियल रिलीजन कौन सा करती है, बुद्धिज्म। जैसे हम इंडिया की बात करें, वी आर सेक्युलर नेशन, हमारा कोई रिलीजन ऐसा नहीं है जिसको हमने कहेगा कि दिस इज़ आर ओनली रिलीजन। ऐसा नहीं कि हमने कह दिया कि इंडिया में सिर्फ हिंदूज रहते, नो, वी आर सेक्युलर। हमारी कंट्री में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब इक्वल है, बट इन्होंने क्या करा, ऑफिशियल कर दिया बुद्धिज्म को। तो बेचारे तमिल वाले क्या करें, जो तमिल्स रहते थे यहाँ पे, जिन किसी का मुस्लिम था, कोई क्रिश्चियनिटी फॉलो करता, कोई हिंदुइज्म, उनका क्या, सबको तो ये कह दिया कि बुद्धिज्म मेजर रिलीजन है। तो यहीं इनका सारा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ। और ये सब गड़बड़ किसने करी थी, लीडर्स ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी। जैसे लीडर्स सिन्हाला कम्युनिटी के गवर्नमेंट में पावर में है, तो उन्होंने 3 चीज़ें करी। एक प्रेफरेंशियल पॉलिसी बनाई, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके बुद्धिज्म को मेजर ऑफिशियल रिलीजन बना दिया, ऑफिशियल लैंग्वेज सिन्हाला को बना दिया, और उन्होंने बहुत ज़्यादा सुप्रीमेसी अपनी दिखानी शुरू कर दी। सुप्रीमेसी, जैसे ब्रिटिशर्स आके हमें तंग कर रहे थे, वैसे इन्होंने भी सुप्रीमेसी दिखानी शुरू कर दी, तमिल्स को तंग करना शुरू कर दिया। अब तमिल्स चुप थोड़ी बैठेंगे, नहीं, 1980s से ही तमिल्स ने अपनी ऑर्गेनाइजेशंस बनानी स्टार्ट कर दिया। आप बड़े होके पढ़ोगे, एक बनी थी LTTT, लिबरेशन स्ट्रगल फॉर तमिल ईलम, ठीक है। तो ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, इनके बीच में और सिन्हालास के बीच में बहुत लड़ाई हुई, सिविल वॉर हुआ। क्या हुआ, गोली बारूद लेके लग पड़े, ये निकल पड़े फौज लेके अपनी लड़ाई पे, बहुत लड़ाई हुई, सिविल वॉर हुआ, और बहुत ज़्यादा श्रीलंका का नुकसान हुआ। एक बार इंडिया भी गई थी इनकी हेल्प करने, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ, पीस हम लोग नहीं लेकर आ पाए श्रीलंका में। एंड इन लोगों का एंड कैसे हुआ, अब तमिल्स ने, जो LTTT ऑर्गेनाइजेशन थी, इन्होंने अपनी एक तमिल ईलम मांगी। तमिल ईलम मतलब इन्होंने क्या कहा, ठीक है श्रीलंका में तुम्हें सिन्हाला करना है तो हमारी स्टेट अलग कर दो, जैसे हमारे यहाँ चलता है, स्टेट्स अलग हो गई, पंजाब वालों के लिए पंजाब अलग कर दी, गुजरात वालों के लिए गुजरात अलग कर दी। तो इन्होंने क्या कहा, हमें अपनी एक अलग स्टेट दे दो, उसका नाम हम रख देंगे तमिल ईलम। क्या रखेंगे नाम उसका, तमिल ईलम। बट सिन्हालास नहीं माने, तो इनका क्या हो गया, क्या बन गया इनका, सिविल वॉर हो गया। सिविल वॉर का इफेक्ट क्या हुआ वो जान लो, 1000 ऑफ पीपल डाइड, वॉर होगा तो लोग तो मरेंगे ही, ठीक है, 1000 ऑफ पीपल डाइड। उसके बाद क्या हुआ, जैसे जब लोग वॉर होता है तो दुकानें जल जाती है। सिविल वॉर में क्या होता है, लोग एक दूसरे की दुकानें चला देते, लोगों के बाद लाइवलीहुड चली गई, घर जल गए, टूट गए, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। और फिर क्या हुई, रेफ्यूजी प्रॉब्लम। अब वहाँ से जो लोग थे श्रीलंका से भाग के इंडिया में आने लगे रेफ्यूजी सीख करने के लिए। एंड लास्ट वॉज, हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट हमने देखा था श्रीलंका का ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, यानी कि ये काफ़ी डेवलप टाइप की कंट्री है, बट इसका बहुत गंदा इफेक्ट पड़ा सिविल वॉर का उनके ऊपर। इनफैक्ट उनके जो सोशल एंड इकोनॉमी थी वो काफ़ी डाउन चली गई थी। ओके, तो
तो विद दिस हमारा ये 2 टॉपिक्स फुल ऑन कंप्लीट हो गए हैं। अब लास्ट टॉपिक पे आ गए हम, एकोमोडेशन इन बेल्जियम एंड फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के। जो बेल्जियम वाले थे क्या उन्होंने भी लड़ाई करी थी? नहीं, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, उन्होंने समझौता करा था। तो कैसा समझौता उन्होंने करा था वो देखेंगे। एंड देन व्हाट इज पावर शेयरिंग, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, वो करके चैप्टर का डी एंड। ओके, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अकोमोडेशन इन बेल्जियम एंड फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो एक बार हम पावर शेयरिंग की डेफिनेशन देख लेते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर शेयरिंग। तो ये क्या होते हैं पावर शेयरिंग? It is a strategy in which major segments of the society gets permanent share in government of a country is known as power sharing। मतलब कि ये एक इस टाइप की स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि जो गवर्नमेंट है उसमें जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं उनको इक्वल रोल मिल जाए। अगर डच स्पीकिंग है तो डच स्पीकिंग के भी 5 मिनिस्टर चले जाए गवर्नमेंट बनाने, फ्रेंच वालों के भी 5 चले जाए और जर्मनी वालों के चलो 5 हैं तो 2.5 चले जाए, क्योंकि वो बस 1% पॉपुलेशन के है। तो इक्वालिटी में हम अगर डील करेंगे तो उसको हम कहते हैं पावर शेयरिंग। ठीक है, अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टर्म्स है इसलिए मैंने यहाँ लिखी है। पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? सिटीजन शुड हैव सेम पॉलिटिकल राइट्स एंड इक्वल एक्सेस टू अथॉरिटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी में ये होता है, ऐसे प्रेफरेंशियल पॉलिसी नहीं हो, ऐसा नहीं हो कि एक स्कूल में से नाला वाले जाने तो उनको अच्छी चीज़ें मिले और तमिल को कहना निकलो यहाँ से। दिस इज़ नॉट इक्वालिटी। अगर डच स्पीकिंग को, फ्रेंच स्पीकिंग को, जर्मन स्पीकिंग को स्कूल में इक्वल ट्रीटमेंट मिल रहा है, जॉब्स के लिए इक्वल ट्रीटमेंट मिल रहा है, हॉस्पिटल्स में इक्वल ट्रीटमेंट मिल रहा है, इक्वल राइट्स मिल रहे हैं उनको, तो वो होती है पॉलिटिकल इक्वालिटी। ठीक है, अब 3 मेन ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट आप जान लो कौन कौन से होते हैं हमारे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट। अब हम देखेंगे, लास्ट पे हम आ गए हैं कि जो बेल्जियम है, बेल्जियम, इसने अपनी सॉल्यूशन कैसे निकाला था। व्हाट वाज द सॉल्यूशन फॉर द बेल्जियम? तो इन्होंने क्या करा था, दे वर्कड आउट टू मेक एन एग्रीमेंट फॉर एवरीवन टू लिव टुगेदर। इन्होंने एक एग्रीमेंट निकाला सो दैट एवरीवन कुड लिव टुगेदर पीसफुली, कि डच स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग, जर्मनी वाले, जर्मन स्पीकिंग वाले इकट्ठे रहे हमारे बेल्जियम के अंदर। तो इसके लिए इन्होंने ना देखो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 1970 से 1993 तक 1 मार्कर है, याद कर लो, 1970 से 1993 तक 4 बार चेंजेस लेकर आई अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में। 4 बार इन्होंने बदलाव करे। हमेशा कुछ बदलाव करते थे, अरे नहीं सही नहीं, अभी भी यार डच वालों के साथ गलत हो रहा है, चलो ठीक है दोबारा करते हैं, फिर बदलाव लाए, ये तो फ्रेंच वाले सड़ गए हैं, फिर बदलाव लाए, तो 4 बार टोटल इन बदलाव लेकर आए। एंड उसके बाद दे आर लिविंग वेरी पीसफुली। लेट्स सी क्या क्या बदलाव लेकर आए थे। तो सबसे पहले उन्होंने क्या करा, दैट कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स नंबर ऑफ फ्रेंच एंड डच मिनिस्टर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रिस्क्राइब कर दिया गया रेशियो कि कितने फ्रेंच के मिनिस्टर्स जाएंगे गवर्नमेंट बनाने और कितने डच स्पीकिंग के। सपोज करो कि इनके गवर्नमेंट में 12 मिनिस्टर्स रहेंगे, तो पूरा इन लोगों ने पूरा अपना वो कर दिया कि 5 मिनिस्टर फ्रेंच के जाएंगे, 5 जाएंगे डच के और 2 चले जाएंगे हमारे किसके, जर्मनी वाले के। तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब तुम कहोगे दीदी जर्मनी वालों को तो 2 ही दे दिए इन्होंने, ये तो गलत है। बट यार उनकी तुम पॉपुलेशन भी तो देखो, खाली 1% पॉपुलेशन है ना उनकी, तो इसीलिए इन्होंने एक इक्वल ट्रीटमेंट बना लिया सो दैट ऐसा ना हो कि किसी एक कम्युनिटी के राइट्स भी वायलेट हों। और कोई भी डिसीजन लेना होता था, लैंग्वेज का, एजुकेशन का, इकोनॉमी का, किसी भी चीज़ का डिसीजन लेना होता था तो सारी कम्युनिटीज़ के मिनिस्टर्स मिल कर लेते थे। सेकेंडली इन्होंने क्या करा, स्टेट गवर्नमेंट इज़ नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहाँ पे ना स्टेट गवर्नमेंट का रोल भी बहुत ज़्यादा था। क्यों? क्योंकि इनके कैपिटल सिटी में तो डिफरेंट सिचुएशन थी, फ्रेंच वाले ज़्यादा थे, डच वाले कम थे। तो जैसे हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट अलग होती है, यूपी की सरकार अलग है और सेंट्रल में सरकार अलग होती है, तो वही चीफ मिनिस्टर्स होते हैं। तो वैसे ही इन्होंने करा, ये कह दिया कि जो स्टेट गवर्नमेंट है ना वो सबऑर्डिनेट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के। स्टेट गवर्नमेंट को भी काफ़ी सारे राइट्स दे दिए गए। जैसे इंडिया में भी स्टेट गवर्नमेंट के पास काफ़ी सारे राइट्स होते हैं, स्टेट लिस्ट होती है, जो कुछ भी उसके अंडर में लिखा होता है वो स्टेट संभालती है। तो वैसे ही इन लोगों ने करा। थर्ड चीज़ इन्होंने क्या करी, ब्रुसेल्स हैड अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच कम्युनिटीज़ हैव इक्वल राइट। ब्रुसेल, ये जो इनकी कैपिटल सिटी थी, जैसे हमारी दिल्ली है, वैसे ही इन्होंने क्या करा, ब्रुसेल्स में एक सेपरेट गवर्नमेंट बना दी। ब्रुसेल की गवर्नमेंट सेपरेट होगी और ब्रुसेल में फ्रेंच वालों और डच वालों दोनों को उनके इक्वल राइट्स मिलेंगे। एंड लास्ट इन्होंने क्या करा, एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट बनाई। इन्होंने बिल्कुल एंड गेम तक का प्लानिंग करके रख रखी थी। इन्होंने कहा भैया अगर अब भी कोई दिक्कत आ गई ना तो एक थर्ड गवर्नमेंट बना दी, उसका नाम रखा कम्युनिटी गवर्नमेंट। उसमें फ्रेंच, डच और ये जो जर्मनी के लोग थे तीनों जाते थे, जर्मनी स्पीकिंग वाले भी। एंड ये किसके ऊपर डिस्कशन करते थे, ये कल्चर के ऊपर, लैंग्वेजेस के ऊपर, जो कुछ भी ऐसे राइट्स होते थे रिलेटेड टू कल्चर एंड लैंग्वेज, उसका ये जो थर्ड
कम्युनिटी थी, यानी कि कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, वो ध्यान रखती थी। ठीक है, तो यहाँ आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरा हो गया है दैट कैसे अकोमोडेशन इन बेल्जियम हुआ था। तो फर्स्ट क्या है, इन्होंने 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन बदली थी, 1917, 1993 में। पहले इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स फिक्स कर दिए, फिर ये कह दिया स्टेट गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट नहीं है, फिर इस बुजेल्स के लिए एक अलग गवर्नमेंट बना दी, फिर थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट बना दी। खत्म, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। डन। अब आ जाते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो इसमें सबसे पहले आपको ये बताना होगा वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, यानी कि पावर शेयरिंग अच्छी क्यों है, क्यों पावर शेयर कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। अरे पता है हमें भैया, भाई बहन लड़ रहे हैं, मम्मी उठा के पिज्जा का पीस फेंक देंगी तो नुकसान ही तो होना है ना। कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस करने के लिए हम सबसे पहले पावर को शेयर करते हैं, एज इफ वी हैव सीन इन द श्रीलंका दैट श्रीलंका वालों ने कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने की कोशिश नहीं करी, सिविल वॉर हो गया, इकोनॉमी डाउन हो गई, तो ये चीज़ हो गई। ठीक है, तो रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स करते हैं एंड जो पावर शेयरिंग है वो डेमोक्रेसी की स्पिरिट को बनाए रखता है। हमारी डेमोक्रेसी इतनी मुश्किल से जो हमने अचीव करी है उसकी स्पिरिट को पावर शेयरिंग जो है बनाए रखता है। अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। कितने फॉर्म्स में हमारी पावर शेयर होती है, तो फर्स्ट इज बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव लॉज बनाता है, एग्जीक्यूटिव लॉज को एग्जीक्यूट करता है, एंड जुडिशरी दोनों को चेक करता है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ ना जा रहा हो। नेक्स्ट इज जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री एंड प्रोविंशियल रीजनल गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या है, जैसे हमारे यहाँ होती है ना सेंट्रल की गवर्नमेंट है एक, और एक हो जाती है स्टेट की गवर्नमेंट। स्टेट की गवर्नमेंट स्टेट का काम से, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे इंडिया का ध्यान रखेगी। इस तरीके की सेकेंड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग की। थर्ड क्या गई, डिफरेंट सोशल एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, जैसे कि इन लोगों ने करा, ब्रुसेल्स वालों ने, इन्होंने क्या करा, एक कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बना दी, यानी कि एक लिंग्विस्टिक बेसिस पे भी एक गवर्नमेंट बना दी जो लैंग्वेजेस का ध्यान रखेगी। एंड लास्ट इज द पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट। देखो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, मूवमेंट्स लॉन्च होते हैं, ये भी जो पावर शेयरिंग है इसको स्टेबल करके रखते हैं। अब एग्जाम्पल लो आप, अगर कोई गवर्नमेंट है और वो नाइंसाफ़ी कर रही है लोगों के साथ, वो मिस रूल कर रही है, वो करप्ट हो गई है, तो डिफरेंट जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं या जो दूसरी पार्टीज़ हैं वो खड़ी हो जाएंगी नारे लगा के, इसे हटाओ, इसे हटाओ, इसे हटाओ। या फिर जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वो आ जाते हैं, ट्रेड यूनियंस होते हैं। तो दीज आर द फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। अगर डेमोक्रेसी की स्पिरिट को मेंटेन रखना है तो दीज आर द मेजर फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ओके, डन। तो विद दिस हमारा ये फुल चैप्टर कंप्लीट हो गया है। डिटेल्ड वे में मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया है। नोट्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डिटेल नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, 1 मार्कर, लॉन्ग आंसर, एवरीथिंग यू विल गेट ऑन माई इंस्टाग्राम ID ऑल्सो। सो इफ यू वांट यू कैन गो एंड टेक इट। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं क्लास 10 की SST मैंने पूरी पढ़ा चुकी है, आज मैं तुम्हें दोबारा पढ़ाया है ये वाला चैप्टर, तो इसका लिंक डाल दूंगी। क्लास 10 SST की फुल प्लेलिस्ट का, क्लास 10 की इंग्लिश की प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगी, पूरी इंग्लिश भी मैंने पढ़ा दी है। एंड आई हैव टॉट क्लास 10 साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसका मैं लिंक डाल दूंगी, सो यू कैन गो एंड स्टडी इट। तो अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर को भी ऐसे दोबारा से पढ़ा दूंगी, फेडरलिज्म वाले को। सो इफ यू वांट कि मैं जल्दी से आपको टीच करूँ, सो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर क्लासमेट्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर अभी तक नहीं करा है तो। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो बेस्ट ऑफ लक ऑल माई क्लास 10 स्टूडेंट्स। कोई प्रॉब्लम है तो आस्क मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय एंड टेक केयर।